नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत चौरसिया और आज अपन बैठे हैं चाय विद टॉक्स में। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं जो कि हमारे अंकित भैया हैं और ये आपको अपने बारे में बताएंगे बहुत सी चीज़ें। और साथ ही हमारे जो को होस्ट हैं रसिया शर्मा और शुभम श्रीवास। तो चलिए अपन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अंकित जी आप ये बताइए कि आप किस प्रोफेशन में हैं अभी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं अभी जो है मेरा मेन काम तो वैसे रियल एस्टेट का है। हाँ। उसमें मैं ब्रोकरशिप का काम करता हूँ और नागपुर रोड में एक सिद्धि विनायक मैरिज लॉन करके है, तो वहाँ मेरा इवेंट का काम है और मैनेजमेंट का काम है। तो इसमें विशायत का, डेकोरेशन का ये काम और जो भी सेटअप लगते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, पार्टियों का, इन सब में मैं मैनेजमेंट का काम देखता हूँ। उसमें मतलब आपको मैनेजमेंट का, आप हाँ जो काम करते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी आपको कुछ प्रॉब्लम तो आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तभी तो मैनेजमेंट में कर पाता हूँ। वहाँ पे लड़कों की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी जिस चीज़ सामान की नीड रहती है उस सामान की नीड आ जाती है। और कई बार जैसे अधिकतर ये होता है पार्टी ने जितने लोगों को ऑर्डर करी है उससे कुछ ज़्यादा पैक्स बढ़ जाते हैं, तो फिर उनकी पूरी सारी जितनी भी फूड है वो सब मैनेज करना, प्रॉब्लम तो आती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब तो वैल्यू है। बहुत से इंसिडेंट भी होते होंगे आपके साथ वहाँ पे कि कभी आज ऐसा किस्सा सुनने को मिल जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा। इंसिडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि आप उसको शो ऑफ नहीं कर सकता मैं, कारण उसका ये है कि उसमें मेरी प्राइवेसी भी है और उसमें मेरे व्यापार का लॉस भी है। लेकिन कुछ चीज़ बताता हूँ मैं, क्या होता ऐसा है कॉमेडिकली बताओ उसको। थोड़ा जो क्या बता है, कई बार जैसे कि हमारा क्या है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो गांव की है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आंधी तूफान अभी जैसे कि भी बहुत आंधी तूफान आ रहा है और शादियों के समय में ज़्यादा आता है, ये इतना मालूम क्या है कैसा क्या है ये कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस हो जाते हैं। वो जैसे क्या होता है, जैसे अब लाइट गोल हो गई, अब जनरेटर की कैपेसिटी है 2 से 3 घंटे अपन कंटिन्यू चला सकते हैं, उसके बाद नहीं चला सकते। और पार्टी अपने से बोलती है कि भैया हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, जयमाला के समय लाइट गोल नहीं होना चाहिए। कई बार जब लाइट गोल हो जाती है तो फिर क्या अपने को अपना मोबाइल बंद करना पड़ता है और वहाँ से डिलीट होना पड़ता है। कारण क्या है, वो अपने को खोजता है, फ़ोन करता है। अब जनरेटर गर्म बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको अपन आगे चला नहीं सकते और कोई दूसरा और बंदोबस्त कर नहीं सकते, इन्वर्टर उतना ज़्यादा लोड ले नहीं सकता, तो फिर वहाँ से होल्ड होना पड़ता है और उसके फिर आधी 1 घंटे बाद फिर आना पड़ता है वहाँ पे कि जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है तब मजे लेने। तो क्या है मज़े लेने के, क्योंकि क्या सामने वाले से पेमेंट भी लेना है तो क्या इसलिए फिर तब आना पड़ता है और कुछ जगह फिर ना चाहते हुए भी झूठ भी बोलना पड़ता है, ऐसा होता है। तो ये बहुत सारे टास्क रहते हैं काम में और कोई भी काम जो रहता है वो कोई सरल नहीं रहता, सरल रहता तो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है ना। तो अभी जैसे जो काम, बाकी ये है कि अनुभव बहुत मिलता है काम करने से और मेरी तो एक हॉबी है मेरी टास्क लेने की। मेरे को बड़े बड़े टास्क लेने में मज़ा आता है, जो चीज़ नहीं भी बनती तो भी पूछ जाता हूँ, क्योंकि क्या जब तक करेंगे नहीं जब तक पता कैसे चलेगा। जैसे आप वो आर्मी के लिए भी गए थे, उसका भी मुझे बताइए। आर्मी नहीं, मैं एनसीसी में मैं था एक्चुअल में, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, वहाँ एनसीसी थी नहीं। हाँ तो जूनियर डिवीज़न मेरे को मिला नहीं, सीनियर डिवीज़न में 24 पोस्ट थी और 26 वैकेंट, मतलब 26 जो थे ऑलरेडी ए सर्टिफिकेट के थे, तो जिनके पास ए सर्टिफिकेट था उनको बी में ही लेते हैं। ये ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट की क्या कहानी? ये ग्रेड है, ग्रेड रहता है। एनसीसी में जूनियर डिवीज़न में ए सर्टिफिकेट मिलता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बी ग्रेड बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलता है और फाइनल ईयर में सी मिलता है। और इसके भी प्रॉपर एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ये प्रमाण पत्र इशू होते हैं। और इन प्रमाण पत्र में भी ग्रेडिंग रहती है, ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, ऐसी ग्रेडिंग रहती है उसमें। तो क्या हुआ कि मेरे पास थी नहीं और मेरे को आर्मी में जाने का बचपन से बहुत शौक था, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया। तो उस समय हमारे राजा शेखर सर थे, 24 MP बटालियन के चीफ जो थे CO, तो उन्होंने कहा कि यार देखो अभी तो हम अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब का आपका परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैंने वहाँ पे उन्होंने साइड ड्रम बोला, मैंने साइड ड्रम बजा के बताया उनको, बिगुल बजा के बताया उनको, परेड मैंने प्रॉपर करके बताई। बस जब रिटर्न होते हैं पीछे मुड़ की कार्रवाई जो होती है वो मैंने थोड़ी गलत कर दी थी। बाकी फिर उन्होंने बोले कि जैसे रेसलिंग भी बनती है हमसे थोड़ी, तो वहाँ के खापा थे उनके साथ फाइट कराया, मैंने उनको भी चेक कर दिया। तो फिर उन्होंने बोले कि आप कंटिन्यू रहो, अगर इनमें से कोई आदमी बंक मारता है तो फिर हम आपको एंटर करेंगे। और वैसा हुआ भी, मेरी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी थी, फिर उन्होंने ले लिया, मैंने B किया, C किया। इसी बीच में क्या होता है
बी प्रमाण पत्र जो होता है, बी सर्टिफिकेट, उसके लिए कम से कम 1 कैंप कंपलसरी होता है। 1 कैंप। हाँ, और सी के लिए 2 कैंप कंपलसरी होता है। तो मैंने बी में CATC कैंप किया था जबलपुर शेहोरा में। उसके बाद आर्मी अटैचमेंट किया जबलपुर ग्रेनेडियर सेंटर में। तो वहाँ पे आर्मी के जो रंगरूट थे उनके साथ रहने का मौका मिला। एक आर्मी के जवान के साथ पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो कार्रवाई होती है फिजिकली मेंटली, उस चीज़ का अनुभव वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और वहाँ के जो सीनियर होते हैं उनका कहना होता है कि आप अगर करना चाहते हैं तो करें, बट हमको आपको एक पूरी फिल्म दिखानी है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर में फायरिंग की इससे LMG से, हमको वहाँ पे कार्बाइन वो जो इंसास राइफल है 5.6 mm वो हमको चलाने मिली। ग्रेनेड के बारे में हमको बताया गया, रॉकेट लॉन्चर के बारे में बताया गया, MNG के बारे में बताया, मोर्टार के बारे में बताया गया, टैंक की फिजिकली जो एक जानकारी होती है वो दी गई हमको, और एम्बुश कैसे लगाया जाता है, पेट्रोलिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ों की जानकारी लगी। क्योंकि अपने को इंटरेस्ट था तो बहुत मज़ा आया उसमें उसको करने में। और कैंटीन थी, सीनियरिटी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है और यूनिटी क्या होती है, ये चीज़ वहाँ से अपने को सीखने मिली NCC से। और जैसे कि एक CATC कैंप हुआ था हमारा, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट कैंप था। तब क्या हुआ कि उन्होंने गड्ढा खोदे थे और त्रिपाल डाल दी थी उसमें पानी भर दिए थे। अब अपन सोचे कि अपन ने तो ये सुने थे कि कैंपों में बड़ी भैया मज़ा आता है, बड़ा है। तो वहाँ पे पानी था और हम लोग ट्रेवलिंग करके आए थे तो थक गए थे बहुत पहले ट्रेन से, फिर वो उनके डब्बों में आए, वहाँ से पसीना पसीना हो गए थे, ड्रेस भी ख़राब हो गई थी। तो मैं उसमें नहाने लगा। अब मैं नहाने लगा, ठंडा पानी था, पूल टाइप का लग रहा था मुझे वहाँ। तो मैं नहाने लगा बढ़िया वहाँ। तो फिर एक वहाँ से निकला लड़का, वो जबलपुर खालसा कॉलेज के लड़के थे, क्योंकि आर्मी और नेवी दोनों के कैंप एक साथ लगे थे। तो उसने बोला अबे ये पानी यूज़ करने के लिए, इसको पिएंगे और धोने के लिए, बर्तन धोने और पीने के लिए। तो मैं डर गया। तो मैंने कहा साला अपन नहा रहे हैं, इन लोग फिर और पनिशमेंट करेंगे। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों अकेला मारूं, किसी और को पकड़ता हूँ क्लाइंट को। तो मेरे दो तीन दोस्त घूम रहे थे। मैंने कहा अरे बहुत मजा आ रहा है भाई, जल्दी जाओ जल्दी उतारो कपड़े, बड़े ठंडा पानी। तो लोगों ने उतारे और वो भी नहाने लगे। उसमें से एक मेरा बिल्कुल क्लोज फ्रेंड था। तो मैंने स्कूल में निकल ले, प्रेम से निकल ले, पनिशमेंट मिलेगी। मैंने कहा मेरे को अभी पता लगा कि पानी यूज का। तो मैं निकला, इतने में एक दूसरा लड़का था वो फंस गया। उस समय हमारे PI स्टाफ के गणेश सर थे वहाँ पे। मैंने उसको बहुत गंदा पनिशमेंट किया, पूरा पानी खाली करवाया, उससे बाल्टी भर भरवाया। 2 दिन तक वो पानी भरता रहा। तो कैंप तो भरना चाहिए। कैंप में आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप नहीं जानते हो उसके साथ रहने का एक मज़ा अलग है। तो ये समझ में आता है आर्मी में जब अपन देखते हैं कि जैसे बटालियनें बनती हैं तो उसमें अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं जिनकी भाषा अपन नहीं जानते, वो अपने साथ रहते हैं, तो उनसे भी एक क्लोजमेंट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। तो ये अपने देश की एक बहुत खूबसूरती है, या एक कहना चाहिए एक ब्लेसिंग टाइप की है कि अपने मतलब यहाँ कोई गद्दारी नहीं करता। आप व्यायामशाला वगैरह भी स्टार्टिंग से करें आपने, तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह मेरे को देते हैं। बचपन से क्या है कि हथियार रखने का, चलाने का बचपन से शौक था और अभी भी है, बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ। तो न मालूम क्यों एक अंदर से क्या होता है अच्छा भगवान जाने, क्योंकि मतलब जैसे किसी को हथियार चलाते देखो उन्होंने ये मैं भी चलाऊँ। कुछ चीज़ें हैं मेरे को, जैसे अभी हॉर्स राइडिंग भी मेरे को और अच्छे से करनी है, करूँगा मैं अभी। कुछ पारिवारिक समस्याएं रहती है, उनकी पूर्ति के लिए अपने को भी थोड़ा पैसों की व्यवस्था करना पड़ता है, इसलिए काम करना भी जरूरी है और अपना शौक करना भी जरूरी है। तो व्यायामशाला, मेरे को महावीर व्यायामशाला जो है सिडनी में, यहाँ पे मेरे को लगा कि डिसिप्लिन है इधर, एक दूसरे से मिलते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। और वहाँ का जो जैसे फाइलन जो होता है, प्रार्थना होती है, बहुत कुछ आर्मी से मिलते हुए रूल्स और रेगुलेशन है वहाँ पे, और एक सम्मान है एक दूसरे के प्रति वहाँ पे, और डिसिप्लिन। तो मेरे को बचपन से ही वहाँ एक अट्रैक्शन टाइप का था, और जब जाने लगा तो और अच्छा लगने लगा। और वहाँ पे तो आप अभी सिखाते भी हैं बच्चों को, हमको सुनने में मिला था। क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या है, जातिगत और सामाजिक लड़ाई में बहुत हो रही है। जैसे आपने देखा होगा पिछले समय अपने यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वो निकला था, तो वो मार्केट में उन लोगों ने कितना न्यूसेंस क्रिएट किए, और जब भाई ठेले वाले के ठेले लूट लिए उन्हें,
अपने दुर्गा चौक में गुपचुप वाले के कांच फोड़ दिए हाँ, उन्होंने। वही। पुलिस वाले घूम रहे तो बोल रहे हैं भाई वो संख्या में बहुत ज़्यादा है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो आप अपने हिसाब से शांत रहो, इधर उधर चले जाओ। अब चले जाओ क्या भाई, दुकानें लगी हैं, तुम एक जो सामान्य आदमी है जो बेचारा फुटपाथ पे व्यापार कर रहा है उसके कांच फोड़ रहे हो आप, उसकी दुकान लूट रहे हो आप। मेरे पास वीडियो रखे हैं, लोगों ने कई सारे वीडियो बनाए, मार रहे हैं लोगों को। पुलिस वाले भी जहाँ तक उसमें घायल हुए थे। क्या है कि आज हम मार्केट में रहते हैं, हमारा परिवार हमारे साथ रहता है, तो हमको वहाँ पे डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। और जब एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो हमको तो आगे आना पड़ेगा। और कई सारे समय में देश में भी देखा गया है, जब आपातकालीन स्थिति होती है तो जो आम नागरिक होता है उसको भी अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सामने आना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जिस जगह में रहते हैं मध्य प्रदेश सिवनी जिले में, इसकी पहचान है, इसको सेंसिटिव कहा जाता है। यहाँ पे सांप्रदायिकता बहुत जल्दी से उग्रता में बढ़ जाती है। जितने भी IAS IPS अधिकारी आते हैं वो तो यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग लेने आते हैं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि कोई डिसीजन फॉरवर्ड नहीं लेते वो लोग। जब कोई चीज़ घटना पूरी घट जाती है उसके बाद उनकी प्रेजेंट दिखती है, और उनके ऊपर यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर भी जो है ना वो कोई एक्टिव है नहीं उतने ज़्यादा। सिर्फ विमला वर्मा जी थी जिनके वजह से यहाँ पे आज मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और कॉलेज है। आज भीमगढ़ बांध, एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध जो है, उसी से अपने को पानी मिलता है। आजू बाजू के क्षेत्र में सिंचाई होती है, उसी कारण आज सिवनी में आज गेहूँ बहुत उत्पादन बहुत उन्नत तरीके का है और बढ़िया चल रहा है। है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपन जो इस टॉपिक में थे आपके कि बच्चों को जो सिखाते हैं, आज वो बच्चे अपने घर के सामने एक डंडा लेके खड़े तो सकते हैं भाई, अगर आप हमारे परिवार के बारे में अगर कुछ बोलते हैं या करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, तो वो बहुत गलत हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि आज की डेट में जैसे बच्चे बाहर भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या है एक सेल्फ डिफेंस के ऊपर, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो उनको क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा मतलब अपने आत्म सुरक्षा के लिए करते आना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक करे तो वो उसका जवाब दे सके। आजकल के जैसे यंगस्टर लोग उनके बारे में जैसे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े यंगस्टर ये के सब बारे में चीज़। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए सबसे बड़ी बात है यंगस्टर में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस नहीं है। हाँ, पेशेंस नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि हम 2 दिन बाद मरने वाले आज ही मर जाएं, लेकिन हमारे मन में जो है वो हम करेंगे, लेकिन उसका दुष्परिणाम निकल रहा है। आप देखो कि बहुत सारे बच्चे नशा करने लगे। भाई आप नशा तब करो जब आपकी प्रॉपर उतनी इनकम हो, तो आप नशा भी करो ना, करो नशा, क्योंकि कोई रोक तो सकता नहीं आपको। लेकिन आपकी इनकम नहीं है, जब आपकी इनकम नहीं है और आप नशे के हैबिचुअल हो गए तो आप क्या करोगे, चोरियां करोगे, लोगों से झूठ बोलोगे, अपना नशा की पूर्ति करने के लिए आप अपराध करोगे। हाँ। अपराध करोगे तो उसमें क्या है, समाज एक गलत दिशा में जा रहा है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बड़े बुजुर्ग अगर आपको कोई बात बोल रहे हैं तो वो अपने अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं, तो उसको आपको मानना चाहिए। आज मैं लड़कियों को भी बोलूँगा, जैसे यूथ में लड़कियां भी आती हैं, लड़कों का एडवांस होना और उन्हीं के समतुल्य लड़कियों का होना, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो उस्ताद हैं व्यायामशाला में, हमारे उस्ताद हैं शंकर सोनी जी, वो एक बात बोलते थे, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि हमारी शारीरिक संरचना एक लड़के की और लड़की की शारीरिक संरचना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप ऐसे कपड़े ना पहने कि जिससे आप वल्गैरिटी लगे, आपका शरीर बड़ा है तो उभर के दिखे आपका शरीर। हाँ। आज हम फेसबुक में रील में देख रहे हैं, लड़कियां लोग अपने ब्रेस्ट दिखा रही हैं, अपने हिप्स दिखा रही हैं, तो क्या इससे मैसेज बहुत गंदा जा रहा है, क्योंकि क्या आपको कई लाख लोग देख रहे हैं, वो क्या है जो देखता है आदमी वैसे ही करने की कोशिश करता है, तो वो उससे ना बहुत गंदा, इसको तो बंद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। और स्पेशली क्या होता है, लड़कियां इतनी ओवर होती जा रही हैं, तो क्या होता है कि लड़कों को भी मौका मिलता है, उसी टाइप के लड़कों को मौका मिलता है कुछ बोलने का या कुछ करने का, तो उसमें क्या जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो भी पिस जाती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, हाँ। तो वो जो अच्छी लड़कियां उनके साथ भी गलत हो जाता है। आज आप देखो रेप के कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए। भाई आप कुछ करने देते हो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो आप करने मत दो ना, तो होगा ही नहीं ऐसा। तो यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं, जो परिवार के बड़े बुजुर्ग आपको जो कह रहे हैं उसको आप मानें। और जो सोशल मीडिया को लेके आप कुछ कहना चाहोगे? सोशल मीडिया को लेके तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आज की डेट में पूर्ण रूप से
1-2% को छोड़ के सब बिकाऊ है। आज जैसे मैं हूँ, आज मेरे को ही अगर कोई बोल दे, मैं आपके साथ बैठा हूँ और बोल दे कि यार मैंने किसी का पल्ला वल्ला खींच लिया और किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी, तो मेरे को ऐसा बना देंगे वहाँ पे कि मेरे से बड़ा कोई बलात्कारी या मेरे से बड़ा कोई अपराध करने वाला नहीं है। तो ये क्या है, हाँ, हाईलाइट हो जाती है। हाईलाइट हो एक जाता है। वो आदमी जैसे वो मुनव्वर राणा, कौन से एक मुनव्वर है, मुनव्वर फारूकी, हाँ, आपने देखा, फारूकी। उनने भगवान के बारे में कितना गंदा हाँ। बोला, समाज के बारे में कितना गंदा बोला। आप होते कौन हो बोलने वाले? ना तुम्हारा शकल, ना तुम्हारी कोई सूरत, बस शेरो शायरी करते रहते हैं। वो उनको इतना पॉपुलर कर दिए, वो सलमान खान से वो बिग बॉस हाँ, शो Big Boss है, show। उसमें भी उनको इतनी पॉपुलैरिटी, इतना हाईलाइट कर दिया उनको कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। उनकी फ्रेंड फॉलोइंग बता रहे हैं कि भाई इतने, अरे उनसे भी बड़े बड़े, उनको तो कहीं नहीं लगता, उनसे बड़े बड़े विद्वान लोग पड़े हुए हैं। हमारे आस्था चैनल में देख लो, मुस्लिमों में भी बहुत विद्वान लोग हैं, कई सारे कवि हैं, आप उनको हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये फटे नोट जिनकी 2 बॉडी की औकात है, आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं। सही बात तो है। सोशल मीडिया जो है आज की डेट में बिकाऊ हो गया है। आप पैसे दो और आपको जो करवाना है आप करवाओ। तो क्या है, देखो आदमी का व्यक्तित्व तो बोलता है, मेरा कहने का मतलब ये है, और कहीं ना कहीं भगवान है या कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया चला रही है, हम उसके ऊपर पूरा विश्वास है हमको। और आप सही काम करो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, ये हमारी कहने का मतलब है। मीडिया इंडिया का ऐसा देखो क्या है, आप किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा भाव दोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अलग करो आप अपना। तो सोशल मीडिया इस प्रकार का भी हो जाता है कि इसमें आप अच्छी चीज़ों में देखा जाए तो वो भी हाँ, आपको वो- नॉलेजफुल एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं देखिए, उसको। हम आपको एक बात बता रहे हैं, जीवन हमारा है, सोच हमारी है, शरीर हमारा है, हमारा भी एक अलग व्यक्तित्व, एक पुरुषार्थ है हमारा। तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारे को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं जीवन का एक बहुत बड़ा टास्क समझता हूँ कि जैसे आपको परिवार बोले, अरे बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं, अब शादी किससे करना है ये तुम्हारे ऊपर है, हाँ। क्योंकि तुमको उसके साथ जीवन भर रहना है। हम सत्य सनातनी हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जीवन भर में हमारा एक ही विवाह होता है, हाँ। तो हमको उसके साथ पूरा जीवन भर रहना है। जीवन भर रहना। तो ये डिसाइड करना कि किससे करना है, ये हमारा निर्णय है। घर वाले तो शादी कराएंगे तुम्हारी, लेकिन वो तो कई सारी चीज़ें, सब्जेक्ट 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये हमारे ऊपर रहता है। तो ये इतना कॉन्फिडेंट आप में, खुद में, सेल्फ में होना चाहिए कि आप अपना रास्ता जीवन का वो खुद करें, खुद डिसाइड करें। तो ये इतना कॉन्फिडेंट तो आप में होना चाहिए। आपके साथ मतलब जैसे आप कहीं जाते हो या कहीं भी गए होंगे ऐसे कहीं पे, तो वहाँ पे कुछ भूत वूत जैसी मतलब घटना कभी कुछ- लाइफ में कभी आपके लाइफ साथ में कुछ घटी हो? ऐसा इंसिडेंट हुआ है कुछ ऐसा? ऐसा तो नहीं, मैंने लोगों को डराया बहुत, मेरे को मजा आता है बहुत। जैसे अभी अपनी अग्रवाल धर्मशाला है, वहाँ एक मैनेजर है पटली करके, तो क्या हुआ, शादी हो गई थी, तो वहाँ पे ना 2 सीढ़ियाँ, एक से ऐसे जाओ, फिर प्लेटफॉर्म बना, फिर दूसरे से नीचे उतर अच्छा, जाओ। हाँ। वो यूजलेस है, उसका कोई यूज़ होता नहीं ज़्यादा। तो वहाँ पे ना लोग बाग कचरा वचरा डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा पान के टोकरे होते हैं बड़े बड़े, हाँ, हाँ। तो वो पड़े हुए थे वहाँ। मैंने क्या किया, उस पान के टोकरे में मैं घुस गया और मैंने फ़ोन करके उसको ऊपर बुलाया कि तू ऊपर आ। अब वो आया तो पान का टोकना रखा हुआ, तो वो जैसे ही आया तो मैं वो पान के टोकने से धीरे धीरे हिलने लगा। तो उसको लगा कि यहाँ कुछ है। और उसके बाद में फिर थोड़ा धीरे भगा, तो जैसे भूल भुलैया टाइप का इंसिडेंट हुआ, तो ऐसा वो भग रहा था वो। और भगने के बाद जैसे ही मैंने जम से चिल्लाया, वो सीढ़ी से नीचे गिरा। बहुत ही शानदार। ऐसा होता है, क्या मजा आता है शादियों में भी। कई बार जैसे कोई चीज़ है अपन ने इधर उधर कर दी, आदमी ढूंढे ही रहे, फिर थोड़ी देर बाद ला के रख दी अपन ने। काम के साथ साथ थोड़ा बहुत एंजॉय एंजॉय होना चाहिए लाइफ में। ये जैसे आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हो, तो उसमें आपने क्या क्या सीखा? मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया नहीं, एक्चुअल में जो है अपने, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मनीष अग्रवाल करते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है वो। उन्हीं ने मेरे को, मतलब कि मैं तो एक छोटी सी, मतलब पहले मैंने जॉब भी किया, फिर खुद का सेल्फ काम किया मैंने। तो वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा उसको, तो छोटा सा हाँ काम ठीक है, था। तो तो पर्सनल होता है वो। उसमें फिर उन्होंने बोला कि हाँ। तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, तुम कुछ और करो। तो फिर उन्होंने मेरे को रियल इस्टेट में लेके आए, हाँ, और फिर कैटरिंग का काम, मैनेजमेंट का काम, ये सब मैं वहीं से सीखा हूँ। तो उन्हीं ने मेरे को ये श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका एक आर्ट ऑफ लिविंग करके NGO चलता है, तो उसमें कई सारी मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, तो हाँ। उन्होंने करवाया कि बेसिक कोर्स सेंटर करके देखो। मैंने किया तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा उसमें। एक तो फर्स्ट कोर्स में बहुत रोया। जो अंदर आपके भरा रहता है वो सब निकल जाता है,
और फिर उसमें एडवांस कोर्सेज होते हैं और कई सारे और कोर्सेज होते हैं। मैं बेंगलोर भी गया कोर्स करने के लिए। बैंगलोर का कोई सा इंसिडेंट हुआ होगा आपके? हाँ, वहाँ पे ना एक फॉरेनर थे, हाँ। बहुत गुलाबी टकला दिख रहा था। तो मेरा मन किया इसको छीऊं मैं, तो मैंने छिया उसको। तो अब साधना कर रहे होंगे और बाद में जब एकदम से झटपट के वो उठे तो वो मुझसे बोलते हाउ डू यू। तो मैंने सर आई बिलोंग्स टू यू। तो गले लगा दिया। तो बोले और वहाँ पे एक स्लोगन चलता है जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ। तो मेरे को ये लगा कि एक बहुत अच्छी कड़ी टाइप की है जय गुरुदेव, मतलब कि बोल करके आप किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग में जो मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं बहुत अच्छे हैं। वो यूथ को तो बिल्कुल करना चाहिए। ये लोग जो बाल अपराधी होते हैं, हाँ। जिनको भी सुधारालय में रखा जाता है, जेल में जिन कैदियों को रखा जाता है वहाँ भी कोर्सेज होते हैं। तो अपने सिवनी में एक स्वीटी चौरसिया दीदी है, वो टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग। मैं उनके साथ गया हूँ जेल में कोर्सेज में। और एक गवर्नमेंट को एक जैसे आज अपन एनसीसी करते हैं, स्काउट करते हैं, वैसे ही ना एक जैसे एलएलबी करते हैं अपन, तो हाँ। एक सेशन होता है उसमें जो एडवोकेट बनने वाले होते हैं उनको जेल ले जा करके कोर्ट ले जा करके दिखाते हैं कि वहाँ एक्चुअल में होता क्या है, कैसे रखते हैं उनको, वो सिर्फ दिखाते वैसे। लेकिन ना एक ऐसा सेशन होना चाहिए जैसे एनसीसी में होता है कैंप का, कि 10 दिन का कैंप होता है, 15 दिन का कैंप होता है, वैसे ही 5 दिन का या 6 दिन का या 4 दिन का कैंप होना चाहिए स्कूल या कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, कि वो जेल में रहें कैदियों के साथ। तो उसमें होगा ये कि अपराध करना बहुत कम होगा, क्योंकि उनको पता लगेगा कि अपराध करने के बाद क्या होता है, कंडीशन क्या होती है। जैसे हम कुछ चीज़ों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ये सुनेंगे जेल बुरी जगह है, जेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ रह के अनुभव क्या होता है उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही क्या उसमें क्या होगा, अपराध बहुत कम होंगे और यूथ को ये समझ में आएगा कि भाई कानून नाम की भी कोई चीज़ है, कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी, तो फिर हम जेल जाएंगे तो हमको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो हमको बाहर मिलती हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग में ये सब चीज़ें जानने की मेरे को मतलब मौका मिला। आप एक बार बता रहे थे बैंगलोर गए थे, आपके साथ कुछ और भी हुआ था, वो कोई सा किस्सा किस्सा था? क्या वो हुआ कि मैं- रिपोर्टर वाला। मैं गया बेंगलोर, तो हाँ। कैंप हमारा कोर्स हो गया था, मनीष भैया भी साथ में थे। तो मनीष भैया ने मेरे से बोले क्या वहाँ पे आश्रम से रेलवे स्टेशन आने के टैक्सी वाले 1500 रुपये 2000 रुपये तक लेते हैं। तो मेरे से बोले यार तू सुबह तो जाएगा ही, तू अभी चल ले। तो मैंने कहा ठीक है भैया चल लेता हूँ। तो मैं बैठ गया उनके साथ, उन्होंने मेरे को रेलवे स्टेशन के सामने छोड़े और चले गए। वो चले तो गए, अब मैं गया, मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन था वो नाम था उसका। अब मैं गया वहाँ, तो मैंने कहा मुझे नागपुर की कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। तो वहाँ देखो सारे काउंटर में क्लोज के बोर्ड लगे हुए थे और सारे लोग सो रहे थे, मतलब बड़ा एडवेंचर टाइप का लग रहा था, मैं भूतिया टाइप का। अब मैं बाहर निकला तो मैंने कहा भैया तो नागपुर की ट्रेन कब मिलेगी? तो बोले वो तो वो वाले रेलवे स्टेशन में आती है। तो मैंने कहा भैया अरे यार अपने सिवनी में एक ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ 3 है। तो मैंने कहा ये तो अपने को पता ही नहीं था। मैंने कहा सकता पर नहीं गलत रेलवे स्टेशन में आ गए, और सही में मैं गलत पहुँच गया था। मैंने कहा क्या करूँ यार, मैं आ तो गई और पूरी रात में कैसे, और एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सब कन्नड़ बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने दूसरे टैक्सी वाले को पकड़ा। मैंने कहा तू एयरपोर्ट चल। अच्छा वो मेरा फर्स्ट टाइम था प्लेन में बैठ के जाने का। हाँ। तो मैं अच्छा वो मेरे को बोल दिया ठीक है मैं चलूँगा। उसने भी मुझसे बोला कि भाई मैं आपसे 1500 रुपये लूँगा भाड़ा। मैंने कहा ठीक है तू 1500 रुपये लेना, तू चल तो यार। अब मैं वहाँ से गया, जैसे निकले तो जैसे हम निकले तो 3-4 एक्सीडेंट दिख गए मेरे को। तो मैं और थोड़ा घबराहट होने लगी कि कैसा हो रहा था, कुत्ते पीछे लगे अपने आप गाड़ी के। तो मैं थोड़ा घटनाएं ऐसी हो रही थी कि अब कैसे कैसे करके मैं रेलवे स्टेशन वहाँ एयरपोर्ट पहुँचा। अब पहली बात था अपने एयरपोर्ट जाने का। तो मैं गया, मैंने कहा कि नागपुर जाने का है, तो मैंने कहा प्लेन मिलेगा क्या? तो बोले हाँ है प्लेन है। तो बोली उन्होंने कि कितनी की टिकट है? तो बोले 7200। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैश पैसा दूंगा मैं, कैश चलेगा? बोले मैंने पैसे दे दिया उनको। अब उसके बाद मैंने कहा लोग टिकट भी देखना था, मैं हड़बड़ाहट में था तो मैंने टिकट नहीं देख पाया। जब मैं शांति से बैठा मैंने टिकट देखा, मैंने कहा तो 6 बज के कुछ में है। मैंने कहा अभी तो 2 बज रहे। मैंने कहा मैं गया फिर लौट के। मैंने कहा ये इसमें टाइम तो 6 बज के कुछ दिया हुआ है और मेरे को तो अभी जाने का। तो बोले
अभी नहीं है प्लेन आपका प्लेन उसी समय है नागपुर का, फर्स्ट प्लेन है जो नागपुर जाएगा, उसी में मैंने आपको टिकट दे दी। ठीक बात है। तो मैंने कहा अगर मान लो मैं सो गया तो मेरे को उठाएगा कौन? तो बोले कि नहीं अलाउंस होता है। मैं जाके बैठ गया। फिर क्या होता है, कोई भी चीज़ अपन नहीं करो तो कई सारी चीज़ें मन में आती हैं। और मेरे दिमाग में मैंने कहा जिसकी ड्यूटी थी वो चली गई, कोई और आ गई तो फिर गया मैं दौड़ के उसके पास। मैंने कहा मैडम, मैंने कहा आप चली गई, कोई और आ गया? मैंने कहा मैं तो गया ना। तो बोले कहा कि नहीं कि आप ऐसा करो, मैं आपको एक बंदा दे देती हूँ, वो आपको आपके पास ही आपको वॉच करेगा, जैसे ही आएगा आपको बता देगा अगर आप सो भी गए तो। मैंने कहा ठीक है। मैं आधे घंटे तक बैठ रहा, मेरे को बोर मार रहा था। मैंने कहा मैं थोड़ा घूम के जाऊँ कि सब दुकान देख के आता हूँ। मैं गया, वहाँ सब चीज़ बहुत कॉस्टली थी। फाइनली मेरा टाइम आ गया, उन्होंने अनाउंस किए, मैं गया उधर। जैसे वहाँ मैंने पहली बार देखा बहुत बड़े प्लेन थे, और बेंगलोर का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े प्लेन थे। और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था। मैंने कहा तो क्या फोटो लेने तो भैया ऊपर खड़े थे सिटी में, चिल्लाते चलो। उनका रुक जाए भाई, मैं रोज थोड़ी आ रहा हूँ। मैंने मैं देख लूँ जरा, मैं बढ़िया फोटो लिया वहाँ पे। अब मैं गया, मैं जैसे चढ़ा ऊपर तो वो एयर जेट का प्लेन था 80 सीटर, सारा सा टीन के डब्बे टाइप का लग रहा था। मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा यार, मैंने कहा उड़ेगा? बोले हाँ उड़ेगा भैया। मैंने कहा देख रहे भैया? मैंने कहा कैसा देख रहे हैं? जैसे अपन वो खड्डा रहता है थर्माकोल का, टीन लगी रहती, उसी टाइप की फीलिंग आ रही थी मेरे। अब जैसे तैसे करके मैं बैठा ट्रेन में, तो वो उसमें वो एयर होस्टेज आई, उन्होंने कुछ बताई। अब क्या बहुत जल्दी बताई, अपने को समझ में नहीं आया। तो क्या अपने को तो टाइम पास करना था, तो मैंने कहा 16 आया। मैंने कहा आपने क्या बताई? मैंने कहा अपने को समझ में नहीं आया। मैंने कहा थोड़ा आराम से बताना मेरे को हिंदी में। तो बोले क्या ठीक है, मैं अभी हिंदी में ही बोल रही थी और इंग्लिश में भी बोली हूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ। तो क्या उसने बताई कि यहाँ पैराशूट रखा हुआ है, वो मास्क। मैंने कहा मैडम एक काम करूँ, मैंने को कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे, हमको बताओ। और मैंने कहा जैसे आग लगी प्लेन में, जब कुछ हुआ तो हम निकलेंगे कहाँ से? बोले वो इमरजेंसी। मैंने कहा हमको तो वहीं बैठा दो। क्योंकि मैंने कहा सामने पहले हम ही कूदेंगे। मैंने कहा तो बोले कि नहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी। मैंने कहा नहीं आप पता करेंगे, आप हमको वहीं बैठाओ। बोले क्या एक्चुअली वो आपकी सीट नहीं है, आपकी सीट यही है। मैं आपको फिर उसने फिर बताई कैसे पैराशूट पहनना है, कैसे पहनना है उसको, कैसे खोलना है, क्या करना है। अब बैठे रहे और साला जो हल्का सा वो टर्न हो तो ऐसा वाइब्रेट हो रहा था प्लेन, तो मेरे मुंह से निकल गया फूटा। तो वो आजू बाजू के जो लोग बैठे थे वो डरने लगे, सुप बोलो क्या सुप। अरे मैंने कहा कैसा कप रहा है, मैंने कहा मेरे को लग रहा था। तो और प्लेन ऊपर पहुंचा तो कान में कुछ होने लगा, ऐसा सेंसिटिव टाइप की ऐसे। अब पहली बार अपन ट्रेन में बैठ रहे थे, मैंने बाजू वाले से पूछा, मैंने कहा मेरे कान में कुछ गुदगुदाहट टाइप की चुभ रहा है। मैंने कहा तुम्हारे मुँह में? बोले क्या पहली बार बैठे? मैंने कहा यार। बोले वो होता है क्या? होता है। हाँ फिर बैठ रहे अपन, फिर अपन ने बुलाई है फ्री में क्या क्या मिलता है? बोले पानी। मैंने ले आओ पानी, आने पिए। उसके बाद पानी पिए तो मेरे को फिर थोड़ी देर बाद यूरिन लगी। टॉयलेट की व्यवस्था होती नहीं, तो दिमाग में साला नहीं होती होगी यार, कोई मुझता हो तो नीचे तो आता होगा नहीं, मगर फिर भी चलो अपन साला ये तो बोले कि साला अपन ट्रेन में जाके सुसु करके आया। फिर मैंने बोला उनको टॉयलेट कहाँ बताओ। मैं गया, ऐसे छोटा सा कैबिन टाइप का था, वहीं पे उन्होंने बताया कि ये इतनी यूरिन करके वापस आया। फिर उन्होंने खुश होकर बढ़िया कॉफ़ी पिलाई मेरे को शानदार। तो बोले ये एक्चुअल में हमारे शेड्यूल में है नहीं, लेकिन मैं एक हमारी तरफ से आपको पिला कॉफ़ी पिया। लौटते समय भी फिर मैंने बोला कि सर हमको जो वहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया उनसे मिला हो आप, जो भी पायलट है तो उनसे मिला है उनने, एक अंकल थे। और फिर मैंने कहा अंदर देख सकते हैं? बोले अलाउ नहीं है, आप बाहर से देख सकते हैं। फिर मैंने देखा, अच्छा लगा मेरे को। और बहुत ही मैं वहाँ 6:30 पौने 7 बजे करीब बैठा था और 15-20 मिनट में मैं बेंगलोर पहुँच गया था। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, प्लेन और ट्रेन और बस इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो वही मेरा अच्छा रहता है, हर चीज़ का अनुभव और मज़े लेना चाहिए। फुल एंजॉय करें, मतलब आपने फुल एंजॉय। और यार भाई अब एक आप कोई कॉमेडी सा किस्सा वगैरह बताइए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा लाइफ का। लाइफ का मज़ा ऐसा है कि एक बार हम हॉस्पिटल गए, हमारे दोस्त के हम बच्चे अच्छे होंगे तो उसकी वाइफ एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो मैं पहुंचाऊंगा 8:30 बजे करीब शाम को। तो बैठे रहे, बातचीत चलती रही इधर उधर। 10-11 बजे उसके यहाँ से खाना आया, हमने कहा खाना खाते हैं।
तो एक बुजुर्ग जो थे वो ऐसे लेटे हुए थे, तो जगह अच्छी और फिर बैठने की हम बैठे हम पूरी रात बैठे, खाना आया, खाना भी खाया हमने, तो सब इधर उधर की किस्से कहानी चलती रही, बैठे रहे सुबह भी बढ़िया। फिर मेरे को लगा कि यार थोड़ी देर लेटना चाहिए, तो मैं उनके बाजू में लेट भी गया, सो रहे। सुबह हुई तो हमने चाय वाय पी के आते हैं, तो वहीं चाय वाला वहीं घूम रहा था, उसने चाय आय दिया हमको, और वो काका जो थे सो रहे थे जो, वो बार बार उनका ना अच्छा मोटा टकड़ा आदमी था, मैं बार बार उनका पैर उठा करके ना ऊपर रख दूँ कि भाई मेरे को थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाए, तो मैं वैसे ही कर रहा था। फिर हमने चाय आया कि ये चाय वाला आया, चाय पी, सब इधर उधर की बात चलती रही। फिर जो कंपाउंडर आया टीचर देख, बोले थे हटो, मैंने कहा क्या हो गया, बोले भैया ले जाना है। अरे मैंने कहा कब से सो रहा है, बोले भैया वो सो नहीं रहा, वो सो गया, वो कब का मरा हुआ है। उठा एकदम से, मैंने कहा भैया, और मैं लड़े पड़ रहा था पूरी रात उसी के साथ लगा पड़ा रहा, और जैसे ही मैंने देखा मारा हुआ था, मतलब कि भाई साहब सब हो गया। और बाद में थोड़ा डर भी लगा और हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन समझ में एक चीज़ ये आई कि जब मैं घर आ गया तो रात में जब सो रहा था तो मेरे को छोटा सा एक अनुभव ये हुआ, मैंने साला बताओ हमारे आजू बाजू हमारे माँ बाप भाई बहन दोस्त यार सब रहते हैं, मतलब जब तक उनके शरीर के अंदर जीव है तो मतलब सब लोग एक से बात कर लेते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ, लेकिन वैसे आदमी तो तुरंत सडनली जब मर जाता है तो आदमी कैसे छूट लग जाती है, जैसे दूर भगने लगते हैं, या मतलब उसके जो पर्सनल लोग हैं वो बाकी दूसरे लोग दूर, तो मतलब समझ में आया कि जिंदा आदमी और मरे हुए की क्या वैल्यू निकाली उसने। मतलब जो जब तक मालूम नहीं था तब तक तो मैं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो लद गया तो उसके ऊपर मेरी एक टांग उसके ऊपर थी तो सो रहा था मैं। अब अगर मेरे को कोई बोले तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मरे हुए आदमी कौन सोएगा। तो वो मेरे को बड़ा वो लगा कि मैंने फिर मैं आया फिर तो उसमें मदन यार उनके साथ तो बताना तो आदमी मरे हुए आप सारे वो लोग लेके जा रहे थे उसको, उनको कोई और काम आ गया तो उनको वहीं लेटा है, वो अपने काम के लिए चले गए, सुबह फिर उसको लेके उसके घर वाले भी हैं, कुछ सुबह आए होंगे उसके घर वाले, तो उनको याद आई तो फिर उन्होंने उसको उठा के ले गए। मैंने कहा गजब हो गया यार, मैंने कहा तो लगे पड़ रहे थे, मैंने कहा ये चीज़। तो चलिए दोस्तों, अब अपन इस वार्तालाप को आज यहाँ खत्म करते हैं। अपन नए में आगे मिलेंगे नए नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में, और वो अपना पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और उसमें अपन अभी के टाइम को लेके ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे। और बेसिकली हमारा पहला वीडियो था तो बहुत सी इसमें कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ पॉइंट छूटे होंगे, कुछ होंगी तो आप उसको माफ़ करना, बाकी हम आगे उसको और सुधारेंगे और आपके साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक थैंक यू करिए हमारे अंकित भैया को जो हमारे छोटे से अच्छा लगा चैनल में भैया के आए और साथ। हमारे को सपोर्ट करे, मोटिवेट करे। आगे अपन और इन चीज़ों में मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा भैया के साथ, थैंक्स फॉर और COD के वाचिंग, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, हर लाइक चीज़ों करें, में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को चाय विद टॉक्स को।